हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। अपने पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी जीन एक्सप्रेशन की, जीन एक्सप्रेस कैसे होता है। अब हम मूव कर रहे हैं रेगुलेशन की तरफ। उसी जीन के एक्सप्रेस होने के लिए उसको रेगुलेट होना पड़ेगा। वो रेगुलेशन कैसे होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेगुलेशन मतलब किसी भी चीज को कंट्रोल करना। हम कंट्रोल करते हैं मतलब हम किसी चीज को स्विच ऑन कर सकते हैं या हम किसी चीज को स्विच ऑफ कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सभी के घर में किचन होती है। किचन में एक रेगुलेटर होता है गैस सिलेंडर के ऊपर। वो रेगुलेटर ये बताता है कि उस टाइम आपकी गैस स्विच ऑन होगी या स्विच ऑफ होगी। अगर आपने रेगुलेटर स्विच ऑफ कर दिया तो गैस स्विच ऑफ, अगर आपने रेगुलेटर स्विच ऑन कर दिया तो गैस स्विच ऑन। तो वो एक तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म है, ठीक है। ऐसे ही जीन्स के साथ है। जीन्स का भी स्विच ऑन होना स्विच ऑफ होना ये डिपेंड करता है कि वो जो पर्टिकुलर जीन है, उस जीन से बनने वाला प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कितनी जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली ये जीन स्विच ऑफ होना चाहिए, क्योंकि इस जीन के एक्सप्रेशन में बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के टाइम पर एटीपी एनर्जी कंज्यूम होती है। और अगर इसकी रिक्वायरमेंट है, इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो नेसेसरीली इस जीन को स्विच ऑन होना पड़ेगा। अगर ये जीन रिक्वायरमेंट के टाइम पर भी स्विच ऑन नहीं हुआ तो बॉडी में इस प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बॉडी में ये प्रोडक्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म या फिर रेगुलेशन। किसी भी जीन का रेगुलेट होना, स्विच ऑन या स्विच ऑफ होना। अब ये जीन जो है, ये बेसिकली अगर किसी जीन को हम स्विच ऑन करते हैं तो हम लिखते हैं कि जीन हैज बीन इंड्यूस्ड। ये जो कहानी है जीन के स्विच ऑन ऑफ होने की, कंट्रोल मैकेनिज्म की, ये यूनिवर्सली सारे जीन्स पर अप्लाई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बॉडी में जितने भी जीन्स हैं वो सारे के सारे ही या तो स्विच ऑन होंगे या स्विच ऑफ होंगे। कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिव होती है। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन मतलब वो जीन जो लगातार खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब बॉडी को उसके प्रोडक्ट की कंटिन्यूअस जरूरत है। ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जिस टाइम पर इस जीन को स्विच ऑफ किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। लगातार ये जीन एक्सप्रेस होगा। ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन। लेकिन जो जीन स्विच ऑन ऑफ की स्टेट में रह सकता है, ओके, ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं इंड्यूसिबल जीन्स। अगर कोई जीन स्विच ऑन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूसिबल जीन। एक ऐसा जीन जिसको हम इंड्यूस करके स्विच ऑन कर सकते हैं। या फिर रिप्रेसिबल जीन। रिप्रेसिबल जीन एक ऐसा जीन जिसको हम स्विच ऑफ करके रिप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई जीन्स की। और जब जीन स्विच ऑन होगा तो उसको हम बोलेंगे जीन इज इन इंड्यूस्ड स्टेट। जीन इस टाइम इंड्यूस्ड स्टेट में है। जिस टाइम जीन स्विच ऑफ होगा उस टाइम हम बोलेंगे जीन इज इन रिप्रेस्ड स्टेट। जीन इस टाइम रिप्रेस्ड स्टेट में है। और अगर ये जीन किसी एंजाइम को कोड कर रहा है, किसी जीन को मान लेते हैं, सपोज इसका प्रोडक्ट कोई एंजाइम है, तो फिर एंजाइम को भी वही बोलेंगे इंड्यूसिबल एंजाइम या फिर रिप्रेसिबल एंजाइम। तो ये इंडक्शन रिप्रेशन जो होता है, किसी भी जीन का स्विच ऑन होना स्विच ऑफ होना, ये होता कैसे है? इसके होने के लिए दो तरह के मैकेनिज्म हैं। एक है पॉजिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म, दूसरा है नेगेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म। एक है पॉजिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म, दूसरा है नेगेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म।
और दोनों ही जीन्स, बेशक से कोई इंड्यूसिबल जीन हो, वो वाया पॉजिटिव कंट्रोल और वाया नेगेटिव कंट्रोल खुद को एक्सप्रेस स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकता है, या फिर कोई जीन रिप्रेसिबल हो, वो वाला जीन भी वाया नेगेटिव कंट्रोल या फिर वाया पॉजिटिव कंट्रोल खुद को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे चलती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम की। इस नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंड्यूसिबल जीन की। फिगर में आप ध्यान से देखिए तो इंड्यूसिबल सिस्टम में एक रेगुलेटर जीन है, जो जरूरी नहीं है कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के बहुत पास हो। मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा सा कोई डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें इस साइट पर रेगुलेटर जीन है, मगर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिस जीन की एक्सप्रेशन की बात हो रही है, हो सकता है वो इस रेगुलेटर जीन से काफी दूर हो, बीच में डिस्टेंस हो सकती है। ये रेगुलेटर जीन ऑब्वियसली एक प्रोटीन बनाएगा, या इसे हम कह सकते हैं रेगुलेटर प्रोटीन। और इस जीन के अंदर कुछ बाइंडिंग साइट्स होंगी, जैसे कि प्रोमोटर। आपको पता है प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। दूसरा होगी रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट, जिसके ऊपर रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड करेगा। ये वाला जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसको हम शॉर्ट में आरपीबीएस लिख सकते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट। तो इस रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट पे ये रेगुलेटरी प्रोटीन आकर के बाइंड करेगा। इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल होगा जिसे हम बोलते हैं इंड्यूसर। ये इंड्यूसर जनरली एक्सटर्नली मिलता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है। जनरल कभी कभी ये जो सबस्ट्रेट होता है वो खुद ही इंड्यूसर का काम करता है। ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके चारों तरफ सबस्ट्रेट बैठा हुआ है, सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है, वो सबस्ट्रेट ही इंड्यूस कर देगा ले जाकर के इस जीन को। तो इंड्यूसर मॉलिक्यूल हो सकता है। अब मान लेते हैं कि इस पूरे जीन में यहाँ पर प्रमोटर है और यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट है। ओके, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं। तो इस प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करना चाहिए, मगर इस नेगेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर ये रेगुलेटरी प्रोटीन इस आरपीबीएस से बाइंड कर गया, अगर ये वाली साइट रेगुलेटरी प्रोटीन ने ऑक्यूपाई कर ली, तो अब आरएनए पॉलीमरेज यहां पर बाइंड नहीं कर सकता। तो जब आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड ही नहीं करेगा, तो इसके आगे जो जीन था प्रेजेंट, वो एक्सप्रेस कहां होगा? जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन जब इस सिस्टम में इंड्यूसर आ जाएगा, इसीलिए इसको बोला इंड्यूसिबल सिस्टम। जैसे ही इंड्यूसर आएगा, ये इंड्यूसर इस रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। अब मान लेते हैं कि रेगुलेटरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया रेगुलेटरी प्रोटीन। ये इंड्यूसर है, ये बाइंड कर लिया रेगुलेटरी प्रोटीन से। इस स्टेट में ये रेगुलेटरी प्रोटीन इस साइट पर बाइंड नहीं कर सकता। जब ये रेगुलेटरी प्रोटीन अपनी साइट पर बाइंड ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली यहां पर कौन बाइंड कर जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। तो अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर चुका है। जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, एकदम से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गई, और ट्रांसक्रिप्शन के एकदम बाद ट्रांसलेशन हो गई, मतलब कि जीन एक्सप्रेस हो गया, जीन का प्रोटीन बन गया, प्रोटीन फर्दर अपना काम करेगा बॉडी के अंदर। तो इंड्यूसिबल सिस्टम मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल, इंड्यूसर जो एक मॉलिक्यूल है,
वो बाहर से आया, उस मॉलिक्यूल ने रेगुलेटरी प्रोटीन को चेंज किया। वो रेगुलेटरी प्रोटीन जो बेसिकली इस जीन को स्विच ऑफ किए बैठा हुआ था, ठीक है। इस जीन को इस प्रोटीन ने स्विच ऑफ कर रखा था, लेकिन जैसे ही ये इंड्यूसर इस प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, अब ये इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद ये इससे बाइंड नहीं कर सकता, अपनी साइड से बाइंड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जीन का जो एक्सप्रेशन है वो इंड्यूस हो गया। एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज इंड्यूस। तो बेसिकली इस तरह के सिस्टम में इस रेगुलेटरी प्रोटीन को हम बोलते हैं रिप्रेसर। इस तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन को हम रिप्रेसर बोलेंगे ऐसे रेगुलेटरी सिस्टम में। और ये नेगेटिव कंट्रोल की बात थी। इसी में अगर मैं पॉजिटिव कंट्रोल की बात करूं, पॉजिटिव कंट्रोल की अगर बात करें तब क्या होगा। अब इस पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम में इसको हम रिप्रेसर नहीं बोलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम में थोड़ा सा अलग है। क्या चक्कर है, थोड़ा सा डायग्राम चेंज करने की कोशिश करी है। यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसका जीन है, इस जीन से बना रेगुलेटरी प्रोटीन। लेकिन पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम में हम इसको बोलेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन को बोलेंगे एक्टिवेटर। अब ये जो एक्टिवेटर है ये जाकर के बाइंड कर सकता है रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट पे। पॉजिटिव कंट्रोल में क्या है कि वो आरएनए पॉलीमरेज एक ही कंडीशन में प्रोमोटर से बाइंड करेगा। ये आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ तभी इस प्रोमोटर से बाइंड करेगा जब ये एक्टिवेटर मॉलिक्यूल अपनी रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट से बाइंड करेगा। तो अगर इसने बाइंड कर लिया तो ये आरएनए पॉलीमरेज भी यहां बाइंड कर जाएगा, और जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड कर जाएगा तो जीन एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो अब ये पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल से डिफरेंस क्या डिफरेंस है दोनों में, नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल में? बहुत सिंपल डिफरेंस है कि नेगेटिव कंट्रोल में आरएनए पॉलीमरेज तब बाइंड कर रहा था जब रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड नहीं कर पा रहा था, और पॉजिटिव कंट्रोल में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही तब कर रहा है जब रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड कर रहा है। इंड्यूसर उस केस में भी लगा था, इंड्यूसर इस केस में भी लगेगा। यहां पर एक्टिवेटर अकेला बाइंड नहीं करेगा। एक्टिवेटर जब तक किसी इंड्यूसर के साथ बाइंड ना कर ले तब तक ये इसके साथ बाइंड नहीं करेगा। तो इंड्यूसर का रोल दोनों में है। वहां पर इंड्यूसर ने जब इसके साथ बाइंड किया था रिप्रेसर के साथ तो प्रोडक्ट आया था इनएक्टिव रिप्रेसर, और यहां पर जब इंड्यूसर बाइंड कर रहा है पॉजिटिव कंट्रोल में किसके साथ बाइंड कर रहा है, ये एक्टिवेटर के साथ। मैं इसको लिखता हूं इनएक्टिव एक्टिवेटर। जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तभी ये बनाएगा एक्टिव एक्टिवेटर, और ये एक्टिव एक्टिवेटर ही है जो जाकर के बाइंड करेगा अपनी बाइंडिंग साइट पे। और जब एक बार ये बाइंड कर गया तब बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज और जीन की एक्सप्रेशन स्विच ऑन हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल में इंड्यूसिबल सिस्टम में। अभी हमने केवल इंड्यूसिबल सिस्टम किया है। इसके बाद आता है रिप्रेसिबल सिस्टम। उसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अब रिप्रेसिबल सिस्टम में देखिए बिल्कुल वैसे ही एक रेगुलेटरी जीन है जिसने एक रेगुलेटरी प्रोडक्ट बनाया, मगर ये रेगुलेटरी प्रोडक्ट डायरेक्टली अपनी बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड नहीं कर सकता। इंड्यूसिबल सिस्टम में आपने देखा था कि ये रिप्रेसिबल प्रोडक्ट डायरेक्टली अपनी बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड कर रहा था, लेकिन रिप्रेसिबल सिस्टम में ये रेगुलेटरी प्रोडक्ट डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकता। इस रिप्रेसर को जरूरत पड़ेगी एक को रिप्रेसर की। जब ये रिप्रेसर को रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा तब ये अपनी रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट पर बाइंड कर लेगा, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा। जिस टाइम ये रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड नहीं कर सकता ऑब्वियसली उस टाइम पर तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा ही और ट्रांसक्रिप्शन मूव ऑन करेगी। इसी को अगर हम पॉजिटिव कंट्रोल के साथ कंपेयर करें तो पॉजिटिव कंट्रोल में क्या है, इसका एकदम उल्टा। इसका रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट अपनी रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड कर लेगा, इसे किसी और मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है। इंड्यूसिबल सिस्टम में एक्टिवेटर
अकेला बाइंड नहीं कर रहा था, उसको इंड्यूसर की जरूरत थी। जब वो इंड्यूसर से बाइंड किया तभी वो अपनी रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट पर बाइंड कर पाया। रिप्रेसिबल सिस्टम में एक्टिवेटर अकेला ही बाइंड कर लेगा अपनी रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट से और उसके आगे जितने भी जीन्स हैं उनकी एक्सप्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर इस सिस्टम में कोई को रिप्रेसर आ गया तो वो को रिप्रेसर जाकर के बाइंड कर लेगा इस एक्टिवेटर के साथ और अब ये एक्टिवेटर मॉलिक्यूल हो जाएगा इनएक्टिव। तो अब जब ये मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो गया तो ऑब्वियसली ये बाइंड नहीं करेगा, ये बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड नहीं करेगा और एक्सप्रेशन जीन्स की रुक जाएगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कहानी कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। दोस्तों ये लेक ऑपेरॉन मॉडल दिया था जैकब एंड मोनोड ने। यही दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि एक ऑपेरॉन सिस्टम होता है और इस लेक ऑपेरॉन सिस्टम में बेसिकली 3 एंजाइम्स होते हैं Z, Y एंड A और ये तीनों ही जीन्स जिन एंजाइम्स को कोड करते हैं वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइड परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज। ये 3 एंजाइम्स होते हैं जो कोड होते हैं 3 जीन से ZYA और यहाँ पर इनका फंक्शन भी है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। गैलेक्टोसाइड परमीएज लैक्टोज को सेल के अंदर इंपोर्ट करवाता है और ट्रांस एसिटाइलेज ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। पर इस एंजाइम का फंक्शन बहुत क्लियर नहीं है, अभी भी सर्च ऑनगोइंग है। तो ये है 3 मेन जीन्स जिनकी हमें बात करनी है। इसके अलावा इस लेक ऑपेरॉन में होता है ऑपरेटर या हम कह सकते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट, फिर प्रमोटर और एक और साइट होती है जिसे हम बोलते हैं कैप CAMP बाइंडिंग साइट। तो ये इतनी सारी अलग अलग साइट्स हैं, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि लेक ऑपेरॉन एक नेगेटिवली कंट्रोल्ड इंड्यूसिबल सिस्टम है। तो अगर आपको याद हो मैंने नेगेटिवली कंट्रोल्ड इंड्यूसिबल सिस्टम में क्या बताया था कि एक रिप्रेसर होता है जो बेसिकली रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडिंग साइट से बाइंड करके रखता है और अगर ये रिप्रेसर RPBS यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडिंग साइट के साथ अटैच्ड है तो ऑब्वियसली प्रमोटर साइट पर कोई भी RNA पॉलीमरेज आकर के बाइंड नहीं कर पाएगा। जब RNA पॉलीमरेज यहाँ बाइंड नहीं करेगा तो आगे जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो नहीं होगी। ये इस तरीके से चलता है। इसके बाद इसमें आता है एक इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या करता है? इंड्यूसर बाइंड करता है इस रिप्रेसर के साथ। अगर इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स इस RPBS पे बाइंड नहीं करेगा, RNA पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन आगे मूव ऑन कर जाएगी। मतलब इस पूरे सिस्टम में अगर हम कंपेयर करें तो एक इंड्यूसर होगा जो इस सिस्टम को स्विच ऑन करवाएगा। वो इंड्यूसर लेक ऑपेरॉन में क्या होता है? एलोलैक्टोज। अब ये एक नया नाम आ गया। अभी तो बात हो रही थी लैक्टोज की, अब मैंने बात कर दी एलोलैक्टोज की। होता क्या है कि जिस टाइम ये पूरा सिस्टम रिप्रेस्ड स्टेट में होता है, रिप्रेस्ड स्टेट मतलब जिस टाइम ये पूरा का पूरा जीन स्विच ऑफ है, ये वाली स्टेट जब रिप्रेसर RPBS के साथ बाउंड है
उस कंडीशन में भी ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बहुत ही कम क्वांटिटी में एक्सप्रेस होता है। बिल्कुल जिस टाइम ये रिप्रेस्ड स्टेट में है जीन या लैक ऑफ उस टाइम पर भी ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी जीरो है। बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्सप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से ये माइनर क्वांटिटीज में, बहुत कम क्वांटिटी में जब एक्सप्रेस होगा तो ये इस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा एलोलैक्टोज में, और ये एलोलैक्टोज इंड्यूसर की तरह आएगा, इसके रिप्रेसर से बाइंड करेगा, इस रिप्रेसर को इनएक्टिव करेगा और फिर आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड करेगा एंड ऑब्वियसली द ट्रांसक्रिप्शन विल गो ऑन। तो इस फिगर में ध्यान से देखिए आप, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जब लैक्टोज पर एक्ट कर रहा है तो दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ लैक इंड्यूसर, जिसको एलोलैक्टोज कहा। लैक्टोज और एलोलैक्टोज में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, माइनर स्ट्रक्चरल डिफरेंस है जो आप फिगर देख के समझ सकते हैं। दूसरा कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, जिसके थ्रू लैक्टोज डाइसैकेराइड का ब्रेकडाउन हो रहा है, लैक्टोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो लैक्टोज में जो बॉन्डिंग है वो आप देखिए, यहाँ पर बीटा 1,4 बॉन्डिंग है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में, जबकि एलोलैक्टोज में बॉन्डिंग है बीटा 1,6। तो बस ये बॉन्डिंग का ही डिफरेंस है लैक्टोज और एलोलैक्टोज में। और ऑब्वियसली जब ये हाइड्रोलिसिस करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेगा तो दो प्रोडक्ट बनाएगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। लैक ऑपरॉन में जो रिप्रेसर है वो कोड होता है लैक आई जीन से, जिसको हम बोलते हैं लैक रेगुलेटर जीन। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक रेगुलेटर जीन होगा जो जरूरी नहीं है कि इस ऑपरॉन के पास में हो, दूर भी हो सकता है। ये जो रेगुलेटर जीन है ये कोड करेगा रिप्रेसर को, यही रिप्रेसर बनाएगा। इस जीन का नाम दे दिया लैक आई जीन। ओके, ये लैक आई जीन इस रिप्रेसर को बना रहा है। और लैक ऑपरॉन के केस में जो रिप्रेसर है वो टेट्रामर की तरह काम करता है। इट वर्क्स लाइक अ टेट्रामर, मतलब कि इस जीन से एक प्रोटीन बना, इस जीन से दूसरा प्रोटीन बना, इस जीन से तीसरा प्रोटीन बना, इस जीन से चौथा प्रोटीन बना, ये चारों प्रोटीन आपस में असेंबल कर गए। अब ये बना एक्टिव रिप्रेसर। अकेला प्रोटीन कुछ नहीं कर सकता। एक्टिव रिप्रेसर बनने के लिए 4 सब यूनिट्स का आपस में बॉन्ड होना जरूरी है। ये जब चारों एक साथ बाउंड हो जाएंगी, असेंबल हो जाएंगी, तो ये एज ए सिंगल यूनिट जाकर के अटैच होगी ऑपरेटर साइड पे। अगर ये रिप्रेसर ऑपरेटर साइड पे बैठ गया तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ नहीं आएगा, जिसकी वजह से आगे की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, यानी कि लैक ऑपरॉन रिप्रेस्ड स्टेट में। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन की। इसी को हम ग्लूकोज इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या है ये ग्लूकोज इफेक्ट? हमने बात कर ली प्रमोटर की, हमने बात कर ली ऑपरेटर की, हमने बात कर ली तीनों जीन्स की, क्या क्या प्रोटीन बनाते हैं, इन प्रोटीन्स का क्या काम है। हमारी जो बात रह गई वो रह गई कैप सीएएम की बाइंडिंग साइट की। मुद्दा यह है कि अगर किसी बैक्टीरिया के जिसके पास लैक ऑपरॉन सिस्टम है, इसके चारों तरफ ग्लूकोज प्रेजेंट है, मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके पास लैक ऑपरॉन सिस्टम है, उसके पास एज ए फूड अवेलेबिलिटी ग्लूकोज की है, तो ये कल्चर लैक्टोज को क्यों खाएगा? ये बैक्टीरिया लैक्टोज को एज ए फूड क्यों यूज करेगा? इसको तो ऑलरेडी बना बनाया ग्लूकोज मिल रहा है। लैक्टोज अपने आप में डाइसैकेराइड है। इस लैक्टोज का जब ब्रेकडाउन होगा तब एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज बनेगा। मतलब कि ग्लूकोज बनाने के लिए, लैक्टोज से ग्लूकोज बनाने के लिए इन जीन्स को स्विच ऑन करना पड़ेगा, तभी तो काम होगा। और अगर ऑलरेडी बना बनाया ग्लूकोज मिल रहा है तो फिर ये इन जीन्स के स्विच ऑन होने का क्या मतलब है? फिर तो ये जीन स्विच ऑफ भी रहे तो भी कोई इशू नहीं है। मतलब कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है सराउंडिंग में, तब भी ये पूरा ऑपरॉन सिस्टम स्विच ऑफ ही रहना चाहिए।
इस स्विचिंग ऑफ में ये ग्लूकोज भी काम करता है। कैसे काम करता है? बेसिकली अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो आपने पढ़ा है ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, डाइजेशन होता है, तो उससे एटीपी रिलीज होती है। ठीक है, जितनी एटीपी ज्यादा होगी उतनी एएमपी कम होगी। ये एएमपी इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये कम होगा मतलब कि साइक्लिक एएमपी, जो सीएमपी की बात हो रही है, ये सीएमपी की कंसेंट्रेशन भी कम होगी। कोई डिफरेंस नहीं है। एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक ओपन स्ट्रक्चर है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक रिंग स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर है। जब इसकी कंसेंट्रेशन कम होगी तो ये सीएमपी मॉलिक्यूल इस कैप प्रोटीन से, इसको हम बोलते हैं कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, इस कैप के साथ ये बॉन्डिंग नहीं बनाएगा क्योंकि ये तो खुद ही बहुत कम है कंसेंट्रेशन में। जब ये बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इस साइट पर जाकर के बाइंड नहीं करेगा क्योंकि ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स बहुत कम बना हुआ है या है ही नहीं बिल्कुल। और जब ये कैप सीएमपी कॉम्प्लेक्स इससे बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ टाइटली बाउंड नहीं करेगा। मतलब अगर ये बाइंड नहीं करा तो ये भी बाइंड नहीं किया, और अगर ये बाइंड कर गया, उल्टा लेके चलते हैं, मान लेते हैं सराउंडिंग में ग्लूकोज नहीं है, मतलब कि ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, इसका मतलब एटीपी की कंसेंट्रेशन भी बहुत कम है क्योंकि अगर ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी की कंसेंट्रेशन कम है मतलब कि एएमपी की या फिर सीएएमपी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। जब सीएएमपी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा क्वांटिटी में कैप प्रोटीन और सीएएमपी बाइंड करेंगे। इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, मान लेते हैं ये कैप प्रोटीन है, ठीक है, और ये सीएमपी है, तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो यहां आकर के बाइंड करेगा, ये बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद जब ये इससे बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज अपने प्रमोटर से टाइटली बाइंड करेगा। जब ये टाइटली बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन तेजी से होगी। तो इस पूरे इफेक्ट को बोलते हैं हम ग्लूकोज इफेक्ट। ये कैप सीएमपी, कैप कभी भी अकेला बाइंड नहीं करेगा। इस कैप के साथ ये भी दिक्कत है कि ये अकेला आकर के इससे बाइंड नहीं कर सकता, इसको अपनी बाइंडिंग के लिए सीएमपी की जरूरत। सीएमपी कंसेंट्रेशन ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कम तो ये ज्यादा तो ये कम। क्योंकि आपने अगर ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ी हो ठीक से, जब ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा ग्लूकोज उतना ज्यादा एटीपी, और जितना कम ग्लूकोज उतना ज्यादा एएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर है। जो सिंपल आपका एटीपी मॉलिक्यूल है उसमें से 2 फॉस्फेट निकल गए, बचा एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये मोनोफॉस्फेट जो है ये फिर से बॉन्डिंग बना रहा है थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, थर्ड कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया साइक्लिक एएमपी। तो दैट मीन्स कैप और सीएमपी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक तरह का पॉजिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म है लेकोपेरोन के लिए। इस कैप के बारे में एक चीज और ध्यान रखिए, ये कैप हमेशा डायमर की तरह रहता है। मतलब यहां पर बाइंड करेगा तो डायमर की तरह बाइंड करेगा, यहां पर सिंगल ही दिखा रखा है। आप ये मान के चलिए कि एक कैप जो है दिस इज डायमर, और एक मॉलिक्यूल है CAMP का। ये इस तरीके से होते नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ऐसे एल शेप में 3 बॉल्स ही रखी हैं। स्ट्रक्चरली चीजें अलग होती हैं, समझाने के लिए हमको ऐसे बनाना पड़ता है डायग्राम ताकि बात समझ में आ जाए। कैप डायमर की तरह होता है, CAMP का स्ट्रक्चर आप देख चुके हो,
जब तक CAMP प्रेजेंट नहीं हुआ कैप अकेला बाइंड नहीं करेगा, इसको हमेशा बाइंडिंग के लिए CAMP की जरूरत है। दोस्तों एक डायग्राम है आपके स्क्रीन पर जिसमें लिखा हुआ है बेंट DNA और इस बेंट DNA के बीच में दिखा रखा है कैप CAMP। बेसिकली मुद्दा ये है कि जब ये कैप और CAMP DNA के साथ बाइंड करते हैं तो इस DNA में एक बेंड आ जाता है, ये DNA थोड़ा सा घूम जाता है, इसके अंदर एक बेंड आ जाता है। कुछ बेंड इस तरह का है जैसे कैप CAMP प्रोटीन के ऊपर DNA का रैपिंग हो। इस बेंडिंग की वजह से RNA पॉलीमरेज एंजाइम इजीली अपने प्रोमोटर साइट पर बाइंड कर सकता है। यही रीजन है जो मैंने आपको बताया कि ये RNA पॉलीमरेज क्यों टाइटली बाइंड कर रहा है प्रोमोटर के साथ। जैसे ही ये कैप CAMP बाइंड करेगा तो DNA घूम जाएगा, उस घूमने की वजह से ये प्रोमोटर रीजन एक्सपोज हो जाएगा, बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएगा। जब ये एक्सपोज हुआ तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इजीली जाकर के प्रोमोटर से बाइंड करेगा। अब जैसे ही ये बाइंड करेगा उसके आगे तो ये अपना काम करेगा ही करेगा। इसी के साथ ऑपरेटर साइड की भी बात करते हैं। लैक ऑपरेशन में केवल एक ही ऑपरेटर नहीं होता, बेसिकली ऑपरेटर 3 होते हैं, ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, ऑपरेटर 3। देयर आर 3 ऑपरेटर्स। जैकब एंड मोनोड ने कहीं लिखा था मैंने, जैकब एंड मोनोड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने केवल एक ही ऑपरेटर को सर्च किया था, ढूंढा था, लेकिन उसके बाद ऑपरेटर 2 और ऑपरेटर 3 भी पाए गए और ये भी देखा गया कि इनकी प्रेजेंस भी इस लैक ऑपरेशन के सिस्टम को कंट्रोल करती है, इसीलिए उनका नाम ऑपरेटर दिया। ऑब्वियसली ये ऑपरेटर 2 जो है ऑपरेटर 1 के नीचे प्रेजेंट है, डाउनस्ट्रीम Z जीन के अंदर। तो ऑपरेटर 2 कहीं ना कहीं यहां पर प्रेजेंट है, ये मान लेते हैं कि दिस रीजन इज ऑपरेटर 2। और ऑपरेटर 3 जो है, ये ऑपरेटर 3 ऑपरेटर 1 से, अगर ये ऑपरेटर 1 है तो इससे अपस्ट्रीम प्रेजेंट है, प्रोमोटर रीजन के अंदर ऑपरेटर 3 प्रेजेंट है। अब आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है वो एक टाइम पर ऑपरेटर 1 और उसके साथ साथ या तो ऑपरेटर 2 या ऑपरेटर 3 से बाइंड करता है, या तो वो ऑपरेटर 2 से बाइंड करेगा या ऑपरेटर 3 से बाइंड करेगा। ऑपरेटर 1 के साथ साथ ऑपरेटर 1 से तो बाइंड करेगा ही करेगा, एक एंड ऑपरेटर 1 से बाइंड करेगा, दूसरा एंड या तो ऑपरेटर 2 से या ऑपरेटर 3 से बाइंड करेगा, जिसकी वजह से जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर फिर से एक बेंड आ जाएगा और डीएनए का एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऑब्वियसली जब ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो डीएनए अपना काम ही नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी ही नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।